दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक फेमस प्ले डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैन एंड सुपरमैन। दोस्तों ये ड्रामा जो है एक फिलॉसफी को आगे बढ़ाता है। उस फिलॉसफी की बात करूंगा ये ड्रामा खत्म हो जाने के बाद में। पहले आपको स्टोरी पढ़ लेनी चाहिए जिससे आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आइडिया क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग उस फिलॉसफी की बात करेंगे कि किस तरह से ये प्राचीन दार्शनिक फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये 4 एक्ट का एक सिंपल सा प्ले है, लेकिन इसके अंदर ये जो नाम है मैन एंड सुपरमैन, ये सुपरमैन का मतलब ये नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं कोई सुपर हीरो इसके अंदर आएगा, बल्कि इस नाम का मतलब मैं आगे आपको जब हम प्ले पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन से। मिस्टर वाइटफील्ड नाम के एक आदमी हैं जिनकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, और वो जाते जाते, उनकी 2 बेटियां थी, तो वो जाते जाते अपनी एक विल सेट करके गए जिसमें इनकी बेटियां, मिस्टर वाइटफील्ड की 2 बेटियां थी, जिसमें से एक तो छोटी है और एक है बड़ी वाली, एन नाम है उसका। तो इन दोनों लड़कियों को 2 आदमियों के भरोसे छोड़ करके गए मिस्टर वाइटफील्ड। पहला आदमी है रॉबर्ट रैम्सडन और दूसरा आदमी है जॉन टैनर। जॉन टैनर का एक दूसरा नाम भी है जैक टैनर। इन दोनों में ये रॉबर्ट रैम्सडन एक बूढ़ा आदमी है जिसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, और ये जो जॉन टैनर है इस पर इस रॉबर्ट रैम्सडन को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जॉन टैनर जो है ये एक जवान लड़का है और इसके आइडियाज़ थोड़े से रेवोल्यूशनरी हैं, मतलब कि थोड़े क्रांतिकारी टाइप के, बोलता अच्छा है, स्पीच अच्छी देता है। तो इसके आइडियाज़ की वजह से मिस्टर रैम्सडन इसको पसंद नहीं करते। तो अब ये दोनों जने चाहते हैं, जॉन टैनर और मिस्टर रैम्सडन, ये दोनों जने ये चाहते हैं कि एन, इन दोनों में से एक को चुन ले कि एन किसके साथ में रहेगी, कौन एन का गार्डियन बनेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एन जॉन टैनर को चुनना चाहती है, लेकिन वो इन दोनों में से किसी को नहीं चुनती। वो कहती है कि आप दोनों ही मेरे गार्डियन हो। और दूसरी बात ये कि ये एन इस जॉन टैनर की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड है, तो ये चाहती है कि जॉन टैनर मेरा गार्डियन बने, लेकिन ये चुनती दोनों को है। जहां तक बात है जॉन टैनर की, तो जॉन टैनर एन का गार्डियन नहीं बनना चाहता, वो इस जिम्मेदारी से भागना चाहता है, क्योंकि इस जॉन टैनर के आइडियाज इस लड़की एन से भी नहीं मिलते। ये इसके आइडियाज को चैलेंज करती रहती है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये दोनों जो गार्डियन हैं इस लड़की एन के, ये दोनों जने चाहते हैं कि इस एन की शादी हो जाए कहीं पर। ये जॉन तो एकदम फ्री आदमी है, ये तो बिल्कुल भी एन से शादी नहीं करना चाहता, ये फ्री ही रहना चाहता है। लेकिन मैंने आपको बताया ये एन इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। लेकिन ऐसे में इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। इस कैरेक्टर का नाम है ऑक्टेवियस रॉबिन्सन। मैं आपको बता दूं ये ऑक्टेवियस रॉबिन्सन इस एन के फादर को जानता था और इस फैमिली का अच्छा दोस्त था, और एन के फादर भी ये चाहते थे कि ये ऑक्टेवियस रॉबिन्सन से इसकी शादी हो जाए, एन की शादी इस ऑक्टेवियस रॉबिन्सन से हो जाए। जहां तक बात है ऑक्टेवियस की, तो ऑक्टेवियस रॉबिन्सन भी एन को पसंद करता है, लेकिन एन इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। एन तो जॉन टैनर को ही पसंद करती है। अब मैं आपको ऑक्टेवियस के बारे में कुछ बताता हूं। ऑक्टेवियस प्रोफेशनली एक पोएट है। इसकी एक बहन है जिसका नाम है वायलेट रॉबिन्सन। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। इस ऑक्टेवियस रॉबिन्सन की बहन वायलेट रॉबिन्सन किसी से प्रेग्नेंट हो गई है। इस प्ले की शुरुआत में किसी को पता नहीं चलता कि वो किसके साथ प्रेग्नेंट हुई है। ये बोलती है कि वो जिससे भी प्रेग्नेंट हुई है उससे इसने शादी कर ली है, लेकिन उस आदमी का नाम ये किसी को नहीं बताएगी। लेकिन बाद में इस प्ले की एंड में ऑडियंस को पता चलता है कि ये वायलेट का हस्बैंड कोई पैसे वाला अमेरिकन आदमी है जिसका नाम है हेक्टर मेलन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जिस लड़के से शादी कर चुकी है हेक्टर मेलन से, उसके फादर चाहते हैं कि हेक्टर एक अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली की लड़की से शादी करे, एक पैसे वाली लड़की से शादी करे। लेकिन वायलेट ठहरी एक गरीब लड़की, तो इसने अपने हस्बैंड हेक्टर मेलन से कहा कि हम तुम्हारे फादर से छुपा के रखेंगे हमारी शादी को, और पूरी दुनिया से छुपा करके रखेंगे, क्योंकि डर इनको ये है कि हेक्टर मेलन के फादर को पता चल गया कि इसके बेटे ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली है, तो वो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं वापस जॉन टैनर की कहानी पर। यह आदमी फंस गया है, इसको एन की जिम्मेदारी नहीं चाहिए।
जैसा कि मैंने आपको शुरू में कई बार बताया कि इसको एन की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये फ्री होना चाहता है, तो ये यूरोप भाग गया। अब जब ये यूरोप भाग गया तो इसके पीछे पीछे एन भी भागी, इसका पीछा किया इसका। लेकिन तभी इसको डाकुओं के एक ग्रुप ने पकड़ लिया। कुछ पायरेट्स थे, समुद्री डाकू, उन्होंने इसको पकड़ लिया लूटने के लिए। ये वहां पर बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में इसने एक सपना देखा। इसने सपना देखा कि ये डॉन जुआन बन गया है। डॉन जुआन एक फिक्शनल कैरेक्टर है दोस्तों, एक वुमेनाइजर था, औरतों के ज़्यादा पास में रहता था। ये डॉन जुआन बन गया है और ये मर चुका है, इसकी मौत हो चुकी है, इसको जहन्नुम में भेजा गया है। इस जॉन टेनर को सपना आ रहा है कि ये डॉन जुआन बन गया है, इसकी मौत हो चुकी है और इसको हेल में भेजा गया है, जहन्नुम में, नर्क में। वहाँ हेल में, वहाँ नर्क में इसको अपनी बिलव्ड मिली। ये उसकी बिलव्ड का नाम है, लेकिन ये एक्चुअल में एन थी। और वहीं हेल में रॉबर्ट रैमस्टन भी इसको मिला। अब दोस्तों हेल में क्या होता है, ये डॉन जुआन बन के मर के हेल में पहुंच गया है, तो वहां पर ये आदमी और औरत के लव और मैरिज रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगा। अब यहां पर दोस्तों सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जॉन टेनर डॉन जुआन बनकर मर गया है और हेल में पहुंच गया, ऐसा ये सपना देख रहा है। और ये सपना जो है इस प्ले का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, हमारे राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने व्यूज रखे हैं और बताया है कि औरत इस नेचर का चीफ इंस्ट्रूमेंट है। मतलब वुमन, यानी कि औरतें अपनी डेस्टिनीज को पूरा करने के लिए आदमियों का यूज करती है। ये एक साइकिल है और ये साइकिल रुकनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो ये साइकिल रुक जाएगी। सुपरमैन जो यहां पर इस प्ले का टाइटल है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आदमी खुद को हर आने वाली जनरेशन के साथ में इंप्रूव करता जाता है। तो यहां पे ये एक कॉन्सेप्ट है सुपरमैन, कोई सुपर हीरो नहीं है बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। यहां पे दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत ही फेमस लाइफ फोर्स की थ्योरी यहां पे अप्लाई की है। अब जब जॉन टेनर फाइनली ये सपना देख लेता है, जब उसकी आंख खुलती है, तो इसको रियलाइज होता है कि अगर मैं वर्ल्ड की इस साइकिल के काम नहीं आया तो बहुत बुरा होगा, तो मुझे इस वर्ल्ड की साइकिल के लिए काम करना है। अब ये एन इसका पीछा कर रही थी, तो एन ने इसको डाकुओं से बचा लिया। जहां इसको पकड़ लिया था डाकुओं ने इसको लूटने के लिए, ये बेहोश हो गया था, इसको बचा लिया एन ने और इसको अपने साथ वापस ले आई। वहां पर दोस्तों वो जो लड़की थी वायलेट, उसने और उसके हस्बैंड हेक्टर ने दुनिया को अपनी शादी के बारे में बता दिया और हेक्टर के फादर को भी मना लिया। यहां ये जॉन टेनर भी एन से शादी करने को राजी हो गया। ये बच नहीं सका, एन एक जिद्दी लड़की थी, इसको जिससे शादी करनी थी इसने कर ही ली। जॉन टेनर जानता था कि इस लड़की ने मुझे बुद्धू बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन फिर भी इसने एन से शादी कर ली। जहां तक बात है ऑक्टेवियस रॉबिन्सन की, तो ये एन से रिजेक्ट होता रहा और फाइनली जब एन ने जॉन टेनर से शादी कर ली तो ऑक्टेवियस रॉबिन्सन ने एक कसम खाई। ये फिर से रिजेक्ट हो चुका था एन से, तो इसने कसम खाई, इसने फैसला कर लिया कि ये अब कभी शादी नहीं करेगा और सारी जिंदगी एन उसे नहीं मिली इस गम में गुजारेगा। तो इसी के साथ ये कहानी तो खत्म होती है। अब दोस्तों इस प्ले की थीम्स की बात की जाए तो सेक्स इस प्ले की मेन थीम है। सेक्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ह्यूमैनिटी के सेक्सुअल नेचर को बहुत अच्छे से इस प्ले के अंदर बताया है। सेक्सुअल नेचर लाइफ का फोर्स है ना। ये जॉन तो एन से कभी प्यार करता ही नहीं था और शायद शादी के वक्त भी इसको एन से प्यार नहीं था, लेकिन अपनी सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से इसने एन से एंड में शादी कर ली। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस वीडियो को ख़त्म करते करते मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो लाइफ फोर्स की थ्योरी है इसको ज़रूर पढ़ना। ये इस प्ले में बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, इस प्ले का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात को बहुत जल्दी समझ लिया था कि डेमोक्रेसी जो होती है ना, लोकतंत्र, उससे दुनिया की गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। आप सोचो, बहुत सारे पॉलिटिकल विचारक आए जिन्होंने डेमोक्रेसी का बहुत बुरे तरीके से खंडन किया, उसकी बहुत बुराइयां निकाली। प्लेटो उनमें से एक थे।
तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को इस बात पर यकीन हो गया था कि प्रोग्रेस तो बहुत दूर की बात है, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया की गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। अब उन्हें ऐसा क्यों लगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, उन्हें एक बात पता थी कि आम आदमी इतना समझदार नहीं है कि एक ऐसे नेता को चुन सके जो पूरी दुनिया भर की गरीबी मिटा देगा, पूरी दुनिया में खुशहाली ले आएगा, क्योंकि एक अच्छे नेता को चुनने के लिए उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है। ऑफ कोर्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो ये आइडिया दिए, ये उनके दिमाग में आए थे जब उन्होंने प्लेटो को पढ़ा था। प्लेटो की एक फेमस किताब है रिपब्लिक, उसको पढ़ने के बाद उनके दिमाग में ये विचार आए होंगे, क्योंकि प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। वो बोलते थे कि जस्टिस, गुडनेस, ट्रुथ, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें आइडियल फॉर्म में है। इस रियल संसार में ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब आइडियल फॉर्म में है। आम आदमी इन सब को नहीं देख सकता, क्योंकि आम आदमी तो सिर्फ अपने पैशन का गुलाम होता है, उसके पास खुद को कंट्रोल करने की बुद्धि तो है नहीं। तो वो क्या एक अच्छे लीडर को चुनेगा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो भीड़ तंत्र है, उसमें सिर्फ नाटक किया जाता है कि सब बराबर हैं, अपना वोट डाल सकते हैं, इस तरीके से उससे किसी का भी विकास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर प्लेटो ने डिक्टेटरशिप को ज़्यादा मायने दिए। उन्होंने कहा कि राजा जो होना चाहिए वो फिलोसोफर होना चाहिए, राजा को फिलोसोफर होना चाहिए, और जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती उन्हें सिर्फ राजा को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। तो प्लेटो ने तानाशाही की बात कही, तानाशाही को प्रोत्साहित करते थे और एक मेटाफिजिकल जस्टिफिकेशन भी दिया अपनी बात को साबित करने के लिए। इस विचार को पढ़कर हमारे राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया, उनका मोह भंग हो गया। लेकिन एक चीज़ जिससे शॉ एग्री नहीं करते थे प्लेटो ने कहा था कि ये फिलोसोफर बनेगा कैसे इंसान। इसका भी प्लेटो और काफ़ी क्रिटिक्स ने जवाब दिया, थ्रू एजुकेशन, यानी शिक्षा के माध्यम से हम फिलोसोफर्स को पैदा कर सकते हैं। लेकिन शॉ बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ हम शिक्षा के माध्यम से फिलोसोफर्स को पैदा नहीं कर सकते, हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी होगी। ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्लेटो की इस बात से तो सहमत हैं पूरी तरह से कि आम आदमी इर्रेशनल होता है, पैशनेट होता है, कुल मिला के मूर्ख होता है, वो अपने पैशन का गुलाम होता है। लेकिन वो इस बात से डिसएग्री करते हैं कि सिर्फ एजुकेशन से हम सुपरमैन या आइडियल मैन या फिलोसोफिक मैन को इवॉल्व कर सकते हैं। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हमें सोच समझ कर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी होगी ताकि सुपरमैन पैदा हो। अब इस मामले में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शॉ पर फ्रेडरिक नीत्शे, जो कि एक फेमस फिलोसोफर थे, उनका प्रभाव था। नीत्शे ने क्या बोला था कि फ्यूचर में फ्री स्पिरिट्स, जिन्हें आज़ाद रूहें कहा जाता है, वो होंगी, और फ्यूचर में वो अपने फैसले करने में खुद सक्षम होंगी। वो किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी, किसी मजहबी थ्योरी, किसी फ़िलासफ़ी के मुतासिर यानी प्रभावित होकर अपने फैसले नहीं लेंगी। वो लोग जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी वो इतनी समझदार होंगी कि अपने फैसले खुद ले सकेंगी, किसी से भी प्रभावित नहीं होंगी। मतलब लास्ट मैन जो होगा ना, उसको बेहतर बनना पड़ेगा, उसको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी जाकर दुनिया बेहतर होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं एवोल्यूशन का। लेकिन नीत्शे ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि ये सुपरमैन आएंगे कैसे, मतलब आने वाली जनरेशन बनेगी कैसे। वो सिर्फ ऐसा कहते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि एवोल्यूशन के ज़रिए, सिर्फ इंतज़ार करते रहो ताकि ये चीज़ हो। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी बात रखते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं, लाइफ फोर्स की थ्योरी, कि ये सुपरमैन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कैसे पैदा होंगे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके। मैंने आपको कहा सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके। जो औरतें और आदमी ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं या ऊपर की तरफ सोचते हैं, उन्हें सेक्स करना चाहिए, एक ऐसी ब्रीड तैयार करनी चाहिए जो बेहतर हो। औरतों को, फीमेल्स को एक ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो अमीर हो, जवान हो, अच्छे घटीले शरीर वाला हो, दिमागी रूप से तेज हो। वो ये काम कर सकते हैं सुपरमैन लाने का इस दुनिया में। इसलिए यहाँ पर बर्नार्ड शॉ ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोगों को ब्रीडिंग करनी चाहिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी चाहिए।
बर्नार्ड शॉ ने ये जो प्ले लिखा है मैन एंड सुपरमैन, इसमें एक कैरेक्टर है टैनर का, जो एक अच्छा मेल पार्टनर है ऑक्टेवियस जो दूसरा कैरेक्टर है उसके मुकाबले में। इस कहानी में जो फीमेल कैरेक्टर है एन, वो इस बात को अच्छे से समझती है कि टैनर जो है वो एक अच्छा पार्टनर बन सकता है, इसलिए वो चाहती है कि टैनर ही उसके बच्चों का बाप बने। शॉ ने लिखा है कि पूरी दुनिया की महिलाएं बेहतर मर्द को अपने जाल में फंसाना चाहती है ताकि वो आने वाली अच्छी बेहतर ब्रीड तैयार कर सके। और वो आगे क्या बोलते हैं कि आदमी ने ये रोमांटिक फिक्शन नाम की चीज़ बनाई है। रोमांटिक फिक्शन क्या कि रोमांस होता है और औरत इंतज़ार करती है कि सेक्स की पहल पहले आदमी करे, लेकिन औरत एक मकड़ी की तरह इंतज़ार करती है। वो बोलते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कि औरत एक मकड़ी की तरह इंतज़ार करती है ताकि मक्खी यानी आदमी उसमें फंसे, और जब ज़रूरत पड़ती है, जब वो मक्खी जाने लगती है तो वो सारा दिखावा छोड़ देती है और पीछे पड़ जाती है जब उसे एक बेहतर मर्द मिलता है। तो एक तरह से दुनिया की सारी औरतों को लाइफ फोर्स ड्राइव कर रही है बाय द अर्ज ऑफ मदरहुड। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस ड्रामा का मेन आइडिया समझ में आया होगा। यही इस ड्रामा का मेन आइडिया है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आइडिया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, जो कुछ भी इस फिलॉसफी में बात की गई है वो सब बताया आपको दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।